नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। देखिए प्यारे बच्चों, अभी की जो क्लास है आप उसको थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ ये क्या कर दिया है ना। तो क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, यूएई ने क्या किया है, भारत का क्या है, और कुछ बातें जानेंगे इस क्लास में। तो स्वागत है आपका। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है एक्चुअली, तो आप सबसे पहले इस मैप को देख पा रहे होंगे जहां पर ये सर्कल बना हुआ है। इस हिस्से को देखिए आप ध्यान से, है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है भाई, तो इसमें आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। फिर आप कहेंगे कि इस भारत के मैप में क्या खास है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये हिस्सा पीओके का हिस्सा है, राइट। तो अब ये जो पीओके का हिस्सा है इसको भी हमारे पार्ट में दिखाया गया है। तो फिर आप पूछेंगे तो हमारा ही तो पार्ट है, इसमें क्या खास बात है। तो एक्चुअली खास बात इसमें यह है कि इसको जारी करने वाला जो देश है वो है यूएई, राइट। तो यूएई एक कंट्री है, अरब देश है, और इसने ये मैप जारी किया है। सामान्यतः वैसे करते नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा इस समय जो है G20 का आपको समिट पता होगा उसमें बहुत सारी सहमतियां बनी हुई हैं लोगों के बीच में, तो उसके कारण कुछ ये एक मैप जारी हुआ है। क्या है ये चीज़, इसके बारे में तो आगे जानेंगे ही। पहले पाकिस्तान की स्थिति जान लेते हैं कि भाई पाकिस्तान और यूएई इन दोनों के संबंध भी ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हैं, है ना, अच्छे संबंध है। पाकिस्तान में भी बाढ़ आई थी आपको पता होगा, तो उसमें भी काफ़ी सारी मदद की थी किसने, यूएई ने। उसके अलावा जब अभी क्राइसिस से जूझ रहा था आपका पाकिस्तान, तब भी क्या किया था आपके यूएई ने, बहुत सारी हेल्प करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हैं, लेकिन अब भारत से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। एक्चुअली ये बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या खास बात है। तो यहाँ पर देखो सबके हित जुड़े हुए हैं। हुआ क्या है एक्चुअली कि अभी G20 की मीटिंग समिट हुई, मीटिंग खत्म हुई है ना G20 की। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग, ये भारत में हुई थी। अलग अलग जो शहर हैं उनमें अलग अलग स्तर की मीटिंग संपन्न हुई है। इसमें कुछ मुद्दे हैं जो अच्छे से सॉल्व हुए हैं। जैसे कि क्या हुआ है, तो एक तो आपका अफ्रीकन यूनियन है, उसको हमने क्या बना दिया है, सदस्य बना दिया है। किसका बना दिया है सदस्य, तो आपके G20 का, यानी कि अब जो G20 था वो क्या हो चुका है, G21 हो चुका है, राइट। तो जैसे आपके पहले कितने देश थे, 19 देश थे, और एक कौन था, ईयू। आप समझते होंगे कौन था, ईयू, यूरोपियन यूनियन इसको कहते हैं, ईयू। अब उसी तर्ज पर या उसी तरह से इसमें कई सारी कंट्री शामिल हैं। उसी तरह से एयू एक संगठन है जो कि अफ्रीकी देशों का संगठन है, इसमें लगभग 55 देश जुड़े हुए हैं। तो अब इसको भी शामिल कर दिया गया है G20 में, यानी कि ये G21 हो चुका है। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है इसमें दिल्ली जो घोषणा पत्र है, क्या है, दिल्ली घोषणा पत्र है, उस पर सर्वसम्मति से क्या बन गई है, सहमति बन गई है। सर्वसम्मति सहमति का मतलब जितने कंट्रीज थे G20 में शामिल हैं उन्होंने सबने अपनी सहमति दी है कि ये जो घोषणा पत्र है, अंतिम रूप से जो निष्कर्ष है इस सारी मीटिंग्स का, वो क्या है, हमको मंजूर है, हमें सब चीजें ठीक है। अब इस पे क्या दिक्कत होती है भाई, दिक्कत ये होती है सब देशों के अपने अपने हित होते हैं, कहीं कुछ विवाद चल रहे होते हैं, तो सभी लोग सहमति उस पर नहीं देते कि ये हमारे हित की बात नहीं, इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली जो घोषणा पत्र है ये 100% उससे मतलब सहमति मिली है। सभी देशों ने क्या किया है, सहमति दिया। इसमें रूस ने भी दिया है, चाइना ने भी दिया है, यूक्रेन ने भी दिया है। तो सभी देशों की सहमति मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि पिछला जो G20 हुआ था उसमें क्या हुआ था, सभी देशों ने सहमति अपनी नहीं दी थी, मतलब वो घोषणा पत्र नहीं माना जाएगा, ऐसा आप कहिए। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। अगला कहाँ होगा, ब्राजील में होगा आपका G20, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। तो यूएई ने क्या कर दिया, आपके ये मैप जारी किया है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये पीओके को आपके भारत का हिस्सा दिखाया है, ना कि पाकिस्तान के। जबकि पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप देखेंगे तो ये सारे हिस्से किस में आते हैं, पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है। साथ में मजेदार बात तो ये है कि जो जूनागढ़ है उसको भी पाकिस्तान क्या करता है, अपने हिस्से में दिखाता है, ठीक। तो ये कुछ इस तरह का मैप है, आप देख पा रहे होंगे। और ये किस चीज का मैप है, अब इस पर चलना है हमको। तो G20 में दो मुद्दे आपको मैंने बताए, एक तो एयू का शामिल होना और दूसरा दिल्ली घोषणा पत्र। तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है आपका, एक आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई में किसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। एक इस पर प्रस्ताव आया और सभी देशों ने इस पर भी सहमति दी, है ना। सभी देशों ने एक्चुअली क्या, जिनसे ये संबंधित है उन लोगों ने सहमति दी, और बहुत जबरदस्त बढ़ चढ़कर इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, भागीदारी निभा रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं सभी कंट्रीज कि हाँ इसको हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है और बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करना है। तो क्या है ये आईमेक, इसको थोड़ा सा जानेंगे अपन इस क्लास में। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले। ये क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में G20 में अफ्रीकी यूनियन
है ना, एयू जिसे मैं कह रहा था, अफ्रीकी यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया। तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, मुख्यालय बताना है, राइट। तो ये वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आप पहले ही दे लें कि आपको पता है नहीं, है ना, नहीं पता हो कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ आंसर देने की, जिसका सही आंसर होगा उसको हार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक। तो चलिए क्लास को देखें आगे। तो पाकिस्तान ने एक्चुअली यूएई ने, है ना, यूएई ने क्या किया, जो उसके उप प्रधानमंत्री हैं यूएई के, उनके नाम लगभग ऐसे ही होते हैं सबके। तो सैफ बिन जायद अल नाहयान, है ना, तो सैफ बिन जायद अल नाहयान ये आपके उप प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो G20 का शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ उसके बाद क्या किया, एक वीडियो जारी किया था, और उसमें जो इकोनॉमिक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका क्या है, एक मैप दिखाया उस वीडियो में। तो उसमें क्या हुआ कि यही जो पीओके है उसको भारत का हिस्सा दिखाया है। ऐसा नहीं कि पीओके या कि पाकिस्तान से उसके संबंध खराब, मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि बहुत अच्छे संबंध है उसके, बहुत सारी मदद करता रहता है पाकिस्तान की। हालांकि वो भारत का भी समर्थक है, भारत से भी उसके अच्छे संबंध है, और वो ये चाहता है, अंततः उसका देखकर क्या समझ में आता है कि क्या कंसेप्ट है उसके, तो भारत और पाकिस्तान में मित्रता हो जाए, वो ये करता रहता है। बीच में एक अमेरिका था, अमेरिका ने काफी सारी कोशिश की कि भाई भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक हो जाएं, है ना, लेकिन उसके पीछे उसके कुछ और दिखावे हो सकते हैं, लेकिन यूएई वास्तव में चाहता है कि ये ठीक हो जाए, है ना। बहुत सारी हेल्प की है अमेरिका के बाद। जो यूएई आपका जो कश्मीर का मुद्दा है, वो यूएई उसमें मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक दूसरा देश है जो कि एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक ठाक प्रयास कर रहा है आपका यूएई, पर अपन अब जान लेते हैं क्या, जो आईमेक है उसके कॉन्सेप्ट को, कि ये क्या है भाई जिसके लिए इसने मैप जारी किया है, और पाकिस्तान थोड़ा सा मतलब परेशान हो गया होगा, राइट। तो ये मैप आप देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, है ना। इस मैप में ये पीओके वाला मुद्दा तो आप समझ गए कि ये दिखाया गया। मुद्दे की बात ये है कि हमको जानना क्या है। तो ये जो आईमेक है आपका, इंडिया में कहां से शुरू होगा, ये यहां पर मुंबई आपको दिख पा रहा होगा, ये मुंबई पोर्ट है, राइट। यहां से स्टार्ट होगा ये, यहां से समुद्र का रास्ता है, यहां से जाएगा कहां पर, जो यूएई है, यूएई के पास दुबई का एक मेन शहर, तो आप दुबई मान लीजिए, लेकिन इसमें जेबल अली आपका पोर्ट है, वहां पर क्या होगा, ये जाएगा आपका, ठीक है। ये रास्ता जो है समुद्री रूट है यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ से यूएई से क्या होगा, ये सड़क का मार्ग पकड़ेगा, और सड़क मार्ग से क्या होगा, ये आपके सऊदी अरेबिया होते हुए, ये रियाद वगैरह शहर होते हुए आपका इधर से कहाँ पहुँचेगा, कम से कम हैफा पोर्ट तक पहुंच जाएगा आपके सड़क मार्ग से, है ना। हैफा पोर्ट कहाँ है, तो इजराइल में है, यह ध्यान रखिएगा। देन आपके फिर से मेडिटेरेनियन सी में क्या होगा, ये ऐसे समुद्री रास्ते से जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर जो प्रेसियस आपका पोर्ट है, ये कहाँ पे है, ग्रीस देश में आता है, तो यहाँ पर पहुंचेगा। और यहाँ से जब ये टच यहाँ कर जाएगा, तो फिर आगे के जो कंट्रीज हैं, ईयू जैसे मान लीजिए, है ना, ईयू में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, तो ये पूरा यूरोप के लिए या कि ईयू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रास्ता खुल जाएगा और सड़क मार्ग के द्वारा उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से क्या हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं। कैसा कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या होगा भाई, कुछ आर्थिक गतिविधियां होंगी। आर्थिक गतिविधियों में यहाँ पर आयात और निर्यात की बात होगी कि हमको यूरोप से कुछ प्रोडक्ट मंगाना है, तो हमारे इंडिया में इजिली इस रूट से आ जाएगा, और हमारा इंडिया जो निर्यात करता है यूरोप वगैरह को या कि मिडिल ईस्ट को जो कंट्रीज हैं उनको कुछ निर्यात करता है, तो इजिली इस रूट से क्या होगा, वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसमें कुल 8 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, 8 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। 6000 किलोमीटर का ये रूट बनने वाला है। कितने किलोमीटर का, 6000 किलोमीटर का। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की। बात करते हैं इसकी आगे। तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, ये किसका प्रतिस्थापन माना जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। बीआरआई एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, भारत शामिल नहीं है। बीआरआई प्रोजेक्ट में क्या है, भारत शामिल नहीं है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये सब शामिल हुई थी। तो इससे थोड़ा सा भारत और यूएसए को दिक्कत हुई थी, है ना। आप देख पा रहे होंगे इसमें, यदि आप 8 जो कंट्रीज मैंने बताई इसमें शामिल है, इसमें अमेरिका का नाम या यूएसए का नाम आ रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई जो आपका कंट्रीज है या कि ये रूट है, इसमें कहीं यूएसए तो है ही नहीं। जैसे ये वाला यूरोप वाला इलाका है, ये यूरोप है ना। तो यूरोप के पास अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यूएसए के पास तक तो ये जा नहीं रहा है। तो यूएसए क्यों इतना इंटरेस्टेड है इसमें, तो यूएसए का एक्चुअली इंटरेस्ट चीन के कारण है और भारत के कारण है ना। तो चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको क्या है, अमेरिका मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था उसका, राइट, उसका कुछ प्रतिस्थापन नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए ये बढ़िया सा प्रोजेक्ट है जो क्या कर सकता है, चीन के बीआरआई को क्या कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है, और चीन के महत्व को थोड़ा सा यूरोप वगैरह में कम कर सकता है।
तो अमेरिका केवल इसलिए इंटरेस्टेड है, और भारत से कुछ अच्छे उसके संबंध हो रहे हैं इस समय, तो उस पर भी प्रयास है कि भारत और जो दूसरे देश हैं वो भी ठीक ठाक संबंध इनके बन जाए। तो देखो BRI प्रोजेक्ट है, इसको सिल्क रूट प्रोजेक्ट भी कहते हैं अपन, है ना। चीन का ये प्रोजेक्ट है, बहुत सारी यूरोपियन, अफ्रीकन और आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं। जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस पर अभी G20 में सहमति बनी है, उसमें कितने कंट्रीज शामिल है, एक तो ये याद रखना, ये कंट्रीज की संख्या है आपकी 8, राइट। कौन कौन शामिल है, देखो भारत से शुरू होगा तो भारत याद रखना, देन UAE पहुंचेगा आपका, देन सऊदी अरेबिया, एंड देन आपका USA को छोड़ दो अभी, है ना। देन आपका किस कंट्री में पहुंचेगा, इजराइल है नहीं इसमें, लेकिन इजराइल के पोर्ट का यूज होगा, ठीक है। इसमें आप समझ लीजिए कि इजराइल के हैफा पोर्ट के बाद क्या होगा, इटली के पास पहुंचेगा, या कि ग्रीस के पास पहुंचेगा, ग्रीस से फिर आगे जाकर इटली, इटली के बाद क्या होगा, जर्मनी और फ्रांस में, राइट। और उसके साथ साथ फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, वहां पर भी इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो कुछ 8 लोग हैं, भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और आपका USA। तो USA क्यों इंटरेस्टेड है, USA का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको यहां पर थोड़ा सा समझ में आया। तो इन 8 देशों के नाम आपको याद रखना है। इसमें और कौन से देश जुड़ रहे हैं, जो मैं बता रहा था, 8 देशों के अलावा कौन सा, इजराइल, है ना, ये ध्यान रखना, और जॉर्डन को भी कुछ इसका फायदा मिलने वाला है। इस तरह से कुछ चीजें हुई आपकी। कहां कहां कनेक्ट होने, तो मैप में दिखा दिया आपको, दुबई पोर्ट है, सऊदी अरब का रियाद है, इजराइल का हाइफा पोर्ट है ना, यहां सब कनेक्ट होंगे ये। और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, अभी इसकी चर्चा करते हैं। 6000 किलोमीटर का कुल रूट होगा ये, जिसमें से 3500 किलोमीटर जो होगा, 3500 किलोमीटर का जो रूट होगा वो कैसा होगा, समुद्री मार्ग होगा। तो समुद्र और स्थल मार्ग दोनों का यूज किया जाएगा, स्थल में सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों का ही निर्माण किया जाने वाला है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसका, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का। इसको जो यहां पर मैंने बातें लिखी हैं, इनके फैक्ट्स याद रखना आप लोग। क्या फैक्ट्स याद रखना है, कितने कंट्रीज शामिल हैं, है ना, किसको ये प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब एक्चुअली चीन के प्रोजेक्ट को क्या देगा, ये टक्कर देगा, और कौन कौन से कंट्रीज शामिल है, कहां कहां पर ये कनेक्टिविटी बनेगी, पोर्ट्स वगैरह का नाम याद रखना, कितनी कुल लंबाई है, ये सब याद रखना, ये छोटे से। अब क्या इंडिया को फायदा मिलेगा, ये देखना चाहें आप तो देखो, हमारा जो अभी नॉर्मल रूट है आप जानते होंगे, है ना, वो कहाँ है कि मान लो जर्मनी को कुछ प्रोडक्ट भेजना है, तो यहां से लेकर हम यहां ऐसे जाते हैं यहां तक, ये जो साउथ में कंट्रीज हैं आपके यूरोप के, वहां पर तो ठीक है, हम यहीं पर उसका क्या कर देंगे, जो प्रोडक्ट है, जो माल है हमारा, यहीं पर डंप कर देंगे। लेकिन यदि यदि आपको मान लो बेल्जियम भेजना है ना, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा ये जो पुर्तगाल वगैरह से घूमकर है, स्पेन को घूमकर इस तरह से आपको इस तरफ से जाना होगा, मान लो, राइट। तो ये थोड़ा सा चक्कर ज्यादा लग जाता है। अभी जब ये मान लो ये जर्मनी देश है ना, अब जर्मनी में भेजना, तो जर्मनी की मतलब मेडिटेरियन सी में क्या हो रहा है, उसकी सीमा ही नहीं लग रही, तो क्या होगा, हमको पूरा घूमना पड़ेगा। तो अभी इससे क्या हो जाएगा, हमको एक्सेस मिल जाएगा पूरे यूरोप का इधर से स्थल मार्ग के द्वारा, और दूसरी कंट्रीज पर भी क्या कर पाएंगे, हम जो व्यापार है वो स्थापित कर पाएंगे। तो ये एक फायदा मिलेगा हमको कि थोड़ा सा हमारा रास्ता छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, तो आप ये समझें कि 40% समय की बचत होगी। कितने फीसदी समय की बचत होगी, देखो पैसा तो महत्वपूर्ण नहीं होता, यहां पर समय महत्वपूर्ण है। हालांकि जब समय महत्वपूर्ण है तो पैसा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा ही। तो जो समय हमको मान लो जर्मनी को भेजना है, तो 36 दिन का समय लग रहा है, तो उसमें कितना दिन बचेगा, 14 दिन। बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा ये, है ना। 14 दिन का समय क्या होगा, हमारा बच जाएगा। वही सामान जो 36 दिन में पहुंचता था, वो अब कितने दिन में पहुंच जाएगा, 22 दिन में, यदि हम जर्मनी पर कुछ भेज रहे हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल के तहत समझिए। तो हमारे 40% किसकी बचत होगी, समय की बचत होगी। तो इसी तरह से जब इतना समय बचेगा, तो हमारा पैसा भी, जो फ्यूल है जहाजों में लगने वाला, वो भी बहुत ज्यादा बचेगा। तो ये कुछ हमको फायदे मिलने वाले इस प्रोजेक्ट से। और मजेदार बात ये है बच्चों कि अमेरिका इंटरेस्टेड है और सीधे काम शुरू हो गया है इस पे, है ना। सभी देश लग गए हैं इस पर, प्लान बनाने का, प्रोजेक्ट बनाने का, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाना है, सब कुछ लग गए हैं। सभी देश जो ट्वीट के माध्यम से, जो उसके हेड्स हैं देशों के, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जानकारियां दे रहे हैं। जैसे UAE ने किया, अमेरिका ने भी किया, है ना। और अमेरिका और कुछ देशों ने क्या किया कि 60 दिन के अंदर हमको इस पर क्या करना है, मीटिंग करनी है, वर्चुअल, वापस से तो नहीं आकर मिलना दिल्ली में, लेकिन 60 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सभी देश अपना अपना प्लान बनाएं और क्या करें, वर्चुअल मीटिंग करें, और इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को, उस पर चर्चा की जानी है। तो काफी तेजी से इस पर काम चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको थोड़ा सा आपको जान के रखना है। इसके साथ एक और प्रोजेक्ट था आपका, यही जो फायदे मिलने वाले थे, यही जो सोचा गया था कि ये फायदे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुश्किल आ रही है। वो कौन सा था प्रोजेक्ट आपका, ऐसा ही कॉरिडोर था एक, ये कॉरिडोर है आपका नॉर्थ साउथ, आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये आपको जो रेड लाइंस दिख रही हैं,
ये आपकी जो बनने वाला रूट है वो है, और स्टैंडर्ड रूट कौन सा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, राइट, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये वाली, तो ये क्या है, अभी हम जो प्रोडक्ट भेजते थे रसिया को वो इस रास्ते से भेजते थे, है ना। तो ये भूमध्य सागर से गुजरते हुए पूरा स्पेन पुर्तगाल को मूव करते हुए घूमते हुए यहाँ पर उत्तरी सागर को घूमते हुए बाल्टिक सागर से फिर एक्सेस हमको मिलती थी यहाँ पर यूरोप में, है ना। एक्चुअली रसिया जो है आपका ज़्यादातर वो उसका हिस्सा जो है वो कहाँ है, यूरोप में आता है, मतलब उसकी आबादी देखो वहीं पर है मोस्टली, और मॉस्को वगैरह जो है वो यूरोप के हिस्से में आता है। यहाँ का क्षेत्र ऐसे ही है, बर्फ वर्फ जमा रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो मेन तो यही है यूरोप में रसिया। तो यहाँ पर हमको इस तरह से क्या प्रोडक्ट भेजने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपको जो रूट है हमारा बन रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ये मुंबई पोर्ट से जुड़ेगा, यहाँ से ईरान के पोर्ट में जाएगा, और ईरान अजरबैजान होते हुए ये रसिया में एंटर कर जाएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हमको एक छोटा रूट मिल जाता रसिया से। अब यही हम सोच रहे थे कि रसिया हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो रसिया से फिर इधर पे यूरोप की हमको कनेक्टिविटी क्या है मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं कि यहाँ पर यूक्रेन बैठा हुआ है, यहाँ पर भी जो ज़्यादातर कंट्रीज हैं वो रसिया के खिलाफ ही है, ऐसा समझिए। तो काफ़ी सारी दिक्कतें होने वाली थी, लेकिन हमारा जो नया प्रोडक्ट है IMEC, तो उसके द्वारा अब हमको पूरे यूरोप की एक्सेस मिल जाएगी। तो ये थी प्यारे बच्चों इस क्लास की बातें। UAE की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, क्यों परेशान है वो, और उसके साथ साथ हमने IMEC यानी कि आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हमने कर ली। तो ये था क्लास का एंड। ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे अगली कुछ जानकारी के साथ। क्वेश्चन का आंसर दे दें आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा। तो 2001-2 के आसपास अफ्रीकी यूनियन की स्थापना हुई थी, और अदिस अबाबा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, 55 देश इसके सदस्य हैं। तो ये कुछ खास बातें आप याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।